नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में हम बस ये समझे थे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे सिग्नल लेके जाता है, कैसे सिग्नल आता है, कैसे हमें महसूस होता है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, उनका जाल कैसे शरीर में फैला होता है, वो कैसे काम करता है। हाँ सर, समझ गए सर। तब वो सब जानने के पश्चात अब हम उनके अंदर प्रवेश करते हैं। हमें पता है सर, दो ही हिस्सा है सर आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में पहले जानें, क्योंकि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ऐसे भी हम लगभग बहुत कुछ जान चुके हैं। तो अब आज हमें सबसे पहले जानना है वो है आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क। तो आइए हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो आपको दिख ही रहा है ब्रेन का सर? हाँ सर, ब्रेन दिख रहा है हमको सर। उसी ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ना है तो आपको पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ सर, चलिए तो हम अपना टॉपिक लेंगे सर। हम पढ़ने वाले हैं आपका पहले नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, नर्वस न्यूरल सिस्टम तंत्रिका तंत्र। हाँ सर, समझा चुका हूँ। तो एकदम स्पीड में क्लास चलेगी, जहाँ समझाना होगा वहाँ स्लो डाउन करूँगा मैं। हाँ सर। सर इसके अब दो हिस्से आपको मुख्य रूप से आप पढ़ते हैं, जिससे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं सर, और एक होता है सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर इसको हम पढ़ चुके थे, ये हमारा समझ चुके थे कि इसमें सर आता है हमारा दो हिस्सा। एक है आपका ब्रेन, मस्तिष्क, और एक है सर आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। और सर मेरुदंड से अलग है। मेरु रज्जु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बल्कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाने वाली मांसपेशियों की नर्व्स की आपकी गुत्थी होती है, गुच्छा होती है। सर पेरिफेरल जो पूरे शरीर में फैली है वो होती है। इसको आपको जाननी है, इसके बारे में कुछ नहीं हमको जानना नहीं है, इसको हम जान चुके हैं। तो चलिए इसको जान चुके हैं। आपको दो हिस्सा होता है, पहले यहाँ बता दें सर, तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल, या परिधीय हिंदी में लिख दूँ इसको भी। ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह आपका परिधीय, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं पेरिफेरल को। अन्य नाम आप देख लीजिएगा, कि मैं बता दूंगा आगे आएगा। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर हम आए थे सर, तो इससे हम ब्रेन और मस्तिष्क देखे थे। मेरुरज्जु का आपको, मेरुरज्जु सर आपकी ये आपकी ऐसे करके नली जैसी होती है सर, ये ऐसे पाइप जैसी। और ब्रेन सर आपका ऐसे करके होता है सर, ऐसे करके, ऐसे समझिए। हाँ सर, लगभग ऐसा कुछ होता है ब्रेन सर आपका, ठीक। हाँ सर, चलिए तो फोटो में लगाता हूँ आपको फिर से। सेक्शन ऑफ ब्रेन, क्लियर हो गया? मैं खोज रहा हूँ, वो डायग्राम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं मिलेगा तो मैं दूसरे इमेज निकाल ही दूंगा आप लोगों के लिए। आ गया था। हाँ, ये तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग धीरे धीरे बैठे। तो चलिए इसको ले आते हैं डायग्राम को आपके लिए, ताकि आपको इससे थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे मिल जाए। हाँ सर, ये इमेज में निकाल लिया, ये इमेज लगा दिया मैं सर ब्रेन मस्तिष्क के नीचे, यहाँ लगा देता हूँ। चलिए फिर यहाँ लगा दिया, ये आपका ब्रेन है सर, मस्तिष्क है सर, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड को अब छोड़ते हैं, हम ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक। आज हम पढ़ेंगे आपका ब्रेन के बारे में, जानना चालू करेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन है आपका ये है, ठीक। हाँ सर, सबसे पहला बात आप देखेंगे सर, ब्रेन में सर आपको तीन कलर दिख रहा है सर। एक आपको ये पिंक जैसा दिख रहा है, एक आपको ये ग्रीन जैसा दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है सर ये येलो जैसा। तो याद रखेंगे
सर ब्रेन 3 भागों में बटा होता है। पहले वाले कहते हैं फोर ब्रेन, नहीं दिख रहा हो लिख देता हूँ, 4FORE और ब्रेन, फोर ब्रेन। सर ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है सर यहाँ पे, ये ऐसा करके, ये आपका मिड ब्रेन मतलब मध्य में है, देख रहे हैं ये मध्य में है, ये टॉप में सबसे फॉरवर्ड है, सबसे आगे है, इसलिए फॉरवर्ड से फोर ब्रेन हो गया ये। सर मिड में है, बीच में है, इसलिए आपका मिड ब्रेन हो गया, मिड मतलब मिडिल में ब्रेन है इसलिए मिड ब्रेन। और सर ये हिंड ब्रेन, जब आप ऊपर से देखेंगे तो सर ये छुपा हुआ दिख रहा है सर आपको, ये हाँ सर ये छुपा हुआ दिख रहा है सर हमको, ये हाँ सर छुपा हुआ दिख रहा है सर आपको, इसलिए तीसरा कलर जो दिख रहा है आपको, हाँ सर ये आपका सर हिंड ब्रेन, हाइड हो गया है, ऊपर से देखने पर नहीं दिखेगा, इसके नीचे छुप गया इसलिए हाइड से हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, दिमाग के 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, आपको इतना पता चल गया। ठीक, फिर इसका हम वृहद अध्ययन करेंगे, इनको क्या क्या कहते हैं इसको भी हम जानेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपके दिमाग में गया, हाँ सर इतना काफ़ी है, और आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। चलिए भैया आइए, तो आपका सबसे पहले बताइए सर, आपका दिमाग सर सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है सर। दिमाग जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा रखने के लिए रीढ़ की हड्डी उसको घेरी हुई थी, वैसे आपके दिमाग को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? सर दिमाग को हमारा सुरक्षा प्रदान कर रहा है हाँ खोपड़ा सर, खोपड़ी, ये खोपड़ी है हाँ सर। तो मैं पढ़ाया था आपको सर कि इस पूरे हिस्से को, सामने वाला माथा और जितने से मेरे बाल है इसे क्या बोलते हैं, तो आप पढ़ाया था सर, इसे क्रेनियम या क्रेनियल बोन कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं सर उसे? सर उससे बोलते हैं, आपके इमेज लिया था हम लोगों के लिए मैं। चलिए तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो आपको बताया मैं, क्रेनियम बोन या क्रेनियल के नीचे होती है, तो लिखिए लोकेशन ऑफ, सबसे पहले वो कहाँ है, उस जगह को क्या कहेंगे वो जानना जरूरी है ना। तो आपको सब कंकाल तंत्र में पढ़ा दिया हूँ, तो आपको ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, आपको उतना स्पष्ट है। हाँ सर, तो आपको सब इमेज से दिख रहा है सर कि हाँ सर यहाँ पे है, और आपको मुझे दिखाना है उस जगह को क्या कहते हैं मुख्य रूप से। बस इमेज मिल जाए तो ज़्यादा आसान हो जाए मेरे लिए अब वो समझाना। नहीं आओगे, चलो भाई, नहीं हो तो और लिख देते हैं। लिखिए आप क्रेनियम, जो हम आज बताए थे जैसे क्रेनियल बोन बोलते हैं, तो सर क्रेनियम बोन्स, तो आपका चल गया सर। हाँ सर, ये जो है सर आपका यही सर आपका क्रेनियम बोन्स पढ़ाया था मैं आपको ये। हाँ सर, आप हमें पढ़ाए थे सर। सर आप हमको पढ़ाए थे सर स्कल्ट सिस्टम में, सर कपाल तंत्र में आप पढ़ाए थे सर, कंकाल तंत्र में। चलिए तो आइए, देख रहे हैं आपको यहाँ पता चल गया, यहाँ क्या आपको हम जानने चाह रहे हैं। आपको जैसे रीढ़ की हड्डी में बताया, सब रटवाया सर, थोड़ा सब पढ़ाया हो ना आपको। हाँ सर, वैसे ही आइए इसको लॉक कर दिया जाए। हाँ सर, तो हम पढ़ रहे हैं आपका मस्तिष्क की, ब्रेन ब्रेन बार बार नहीं बोलूँगा मैं, ये ब्रेन लिखा तो मस्तिष्क बार बार नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ सकते हैं। मस्तिष्क की जो अवस्थिति है, लोकेशन है, अर्थात मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, अगर आपसे बोले ये क्वेश्चन कि ब्रेन का लोकेशन कहाँ है, ब्रेन का लोकेशन कहाँ है, तो उसका आंसर आप लोग देंगे सर, वो उसे कहते हैं सर आपका कपाल अस्थि के नीचे, ये कपाल अस्थि के अंदर, कपाल अस्थि के नीचे, नीचे जब बिलो द क्रेनियम, बिलो द क्रेनियम, क्या कहेंगे सर, क्रेनियम या सर कपाल अस्थि। ये बात किसको बोल रहा है, तो आप देख रहे हैं इमेज में सर, ये जो सामने वाला माथा है सर, माथा आप देख रहे हैं सर, ये माथा है सर, ये पीला वाला माथा, अरे पूरा जितने से मेरा बाल उगा हुआ है, तो हाँ सर पूरे से आपका बाल उगा हुआ है,
पूरा पीछे तक, तो सामने वाले माथे से लेकर के पूरा ऐसे जहाँ तक मेरा हेयर बाल उठा हुआ है, इसे आप बोलते हैं क्रेनियल बोन। आप पढ़े थे सर, क्रेनियल बोन। हाँ सर, तो क्रेनियल बोन के अंदर जो खाली स्थान है उसे ही क्रेनियल से बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियल से क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम। तो हाँ सर, क्रेनियल बोन से क्रेनियम हो गया, एल की जगह यूएम लग गया, बस इतना ही ना सर। हाँ सर, ठीक है। आपको मैं पढ़ाया था यहाँ पे नाम देखेंगे सर, कंकाल तंत्र में आपका जो क्रेनियम बोन है, यहाँ से लेकर के जो जितना हेयर आ रहा है मेरे वहाँ तक सर आप इसमें हमें बताए थे सर। यहाँ 8 प्रकार के आप टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं सर। कितनी सर? 8 हड्डियाँ सर। हमको दिख रहा है सर यहाँ पे 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 सर दिख तो हमको 6 ही रहा है सर 2 कहाँ छुपा है? 2 देखिए बताता हूँ। ये जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये ऑरेंज वाला, ये वाला, ये ऑरेंज वाला। हाँ सर, ये आपको इधर दिख रहा है वैसे। हाँ सर, वैसे ही इधर भी है। तो हो गया सर 6 के बाद सर एक हो गया प्लस 1 7 हो गया सर। वैसे जो आपको ये दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ये जैसे यहाँ से ऐसे इसके ऊपर से यहाँ से आधा यहाँ 20 तक पहुँचा है आपके, यहाँ है आधा, वैसे इधर टूट के एक इधर पहुँचा है। तो ये आपका है 2 माने ये भी एक उधर एक और है, तो प्लस 1 तो हो गए आपके 8। इसलिए 8 6 + 1 7 + 1 8, तो 8 आपके क्रेनियल बोन होते हैं। तो आपको पढ़ाया था हम कंकाल तंत्र में। हाँ सर, आप पढ़ाए थे उसमें सर, सब के सब आप एक एक हड्डियाँ होती हैं, बस याद रखेंगे। ये पैराइटल है, ये पैराइटल है, P फॉर पैराइटल, और आपका T फॉर टेम्पोरल। सर ऊपर पेरेंट्स हमारे यही हमको आशीर्वाद देते हैं। हम जब पैर छूते हैं तो पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, तो पेरेंट्स यही आशीर्वाद देते हैं। तो पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, जैसे पैराइटल हमको याद रखना है, जिनकी संख्या 2 है। तो सर पैराइटल सर जो कि 2 है। और सर एक दिख रहा इधर के कान के ऊपर है सर, इधर आपको कान के ऊपर है, तो एक टेम्पोरल हो जाएगा। टेम्पोरल इस हड्डी बोलते हैं आपको, देखिए टेम्पोरल, इसकी संख्या 2 है। और केवल यही 2 की संख्या 2 है, बाकी सबकी संख्या, ऑसिपिटल की संख्या 1, फ्रंटल की 1, स्फेनॉइड की 1, इथमॉइड की 1। आपको मैं याद करवाया था सर। ये आँख के अंदर सर आपकी हड्डी दिख रही है सर, ये रेड कलर की, वही आपकी इथमॉइड है। तो ई से आइस होता है सर आपका, और ई से आइस के अंदर, इसलिए ई से आइस, ई से इथमॉइड, तो इसकी संख्या हो गई 1। और ये आँख के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ दोनों आँखों के बीच में होती है, तो इसलिए इनकी संख्या 1 है सर। आप बोलेंगे सर इस आँख में, इस आँख में दोनों है, नहीं, आँख के अंदर से इस तरफ से लेते हुए इस तरफ तक पूरा 1 हड्डी ऐसे करके है। हाँ सर, 1 हो गई। तो उसका तब देख रहे हैं सर, इसी आँख के बगल में आप आएंगे तो आँख के सरफेस के बाहर, तो सरफेस के बाहर से सरफेस से स्फेनॉइड, स्फेनॉइड आपको दिख गया। हाँ सर, आँख के सरफेस के बाहर ये वाली, सरफेस के बाहर आइस के इथमॉइड, सरफेस के स्फेनॉइड, इथमॉइड स्फेनॉइड। हाँ सर, तो वो सर 1 हो गई सर। क्लियर हो गई? हाँ सर वो भी आपकी ऐसे करके होती है, जिसमें आपके आँख फिट है, तो ऐसे करके खांचा गया, बीच में हॉलो, इसमें आँख है, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे करके निकला हुआ है सर। तो एक ही हड्डी है सर वो। ठीक, क्लियर? हाँ सर इस साइड होती है, उस साइड नहीं, क्या दोनों साइड होती है, मगर इस पार से उस पार तक 1 होती है। जैसे यहाँ इथमॉइड है, वैसे स्फेनॉइड है, आपको याद है, इसलिए दोनों का नाम एक ही जैसा है। सर आपका फ्रंट कौन सा है सर? आप किस चीज़ को मारेंगे तो ये आपका फ्रंट है, तो सर ये हमारा फ्रंट है, तो इसलिए ये जो सामने ये वाली हड्डी है आपकी फ्रंट में आएगी, जबकि किसी से सर टकराएंगे, इसलिए से बोलेंगे आप फ्रंटल, क्योंकि 1 हड्डी है, दिख रहा है आपको? हंसा है, 1 ही हड्डी है सर पेरेंट्स आपका आशीर्वाद यहाँ देते हैं, तो इसे पैराइटल बोलेंगे। और सर ये 2 हिस्से में टूटा हुआ है, आपका खोपड़ी ऐसे खुलेगा सर, ऐसे 2 हिस्से में, तो ये आपका 2 हो गया। और कौन पेरेंट्स आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पैराइटल हो गया, तो पैराइटल सर, और 2 आपको याद हो गया सर। ये पीछे जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है सर क्योंकि ओ गोल है, गोल में ओ आता है। हाँ सर, गोल में ओ आ रहा है, तो ओ से ऑसिपिटल, क्योंकि पीछे गोल, आप सर को पीछे से देखते हैं आप, तो सर गोल दिखाई देता है, तो गोल में ओ बनता है, ओ से सर ऑसिपिटल। और ये भी 1 हड्डी, इस तरह से गोल 1 हड्डी है, इसलिए ये 1 ऑसिपिटल। हाँ सर, बचा सर आपका टेम्पोरल, क्योंकि टेम्पररी है सर, इधर से टकराता हूँ, इधर से टकराता नहीं हूँ, तो टेम्पररी काम के लिए है, इसलिए इधर 1 है, इधर 1 है, तो टेम्पररी काम के लिए टी से टेम्पररी, टी से टेम्पोरल 2। अर्थात आपको क्यों पीटी या टीपी, यही 2 याद रखना है, बाकी आपके सब हड्डी होते हैं आपके क्या सर? 1-1। इसके लिए मैं ट्रिक भी बताया था कंकाल तंत्र में, फ्री रिवीजन करवा रहा हूँ, देखेंगे आप। बताया था सर आपका कहाँ है? सर आपका जो सिर है वो सबसे टॉप में, तो लिखिए आप टॉप में सर, हमारा सर, क्योंकि हम सर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, इसको ऐसे लिख लीजिए टॉप को, सर टॉप में हमारा सर टॉप में है।
और अपने सर को आपको क्या रखना है, हमारे सर को सर हमें जो टॉप में इसे सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा दिमाग है। तब इसको क्या रखेंगे आप, सर सेफ रखेंगे, सेफ। हमारे SAF ही ना होकर के SEF है, तो ये क्लियर हो गया। हाँ सर। T से टेम्पोरल, O से ऑसिपिटल, P से पैराइटल, S से स्फेनॉइड, E से इथमॉइड, F से फ्रंटल। आप लिखेंगे ऐसे 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 ऐसे। सर केवल T और P या PT आप करते हैं। हाँ सर, PT उषा या TP, टॉप का T, टॉप को भी शॉर्टकट में TP लिखेंगे, तो केवल T में और P में दो दो लिखिए, बाकी सब में 1 1 1 1। तो 2 1 3 2 5 3 8 8 हड्डी हो गई। हमको 8 क्रेनियल हड्डी भी याद हो गई, उनका लोकेशन भी याद हो गया। और उसी लोकेशन के अंदर आपका क्रेनियल के अंदर ही आपका तल हटा करके अम लगेगा, तो क्रेनियम हो जाएगा, क्रेनियम। और यहीं पे आपका पाया जाएगा आपका ब्रेन, इसके अंदर ही पाया जाएगा आपका ब्रेन या मस्तिष्क सर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपने ब्रेन या मस्तिष्क के लोकेशन की वह कहाँ पाया जाता है, उसके स्थान को क्या कहते हैं, उसे क्रेनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्रेनियल हड्डी के अंदर पाया जाता है। क्रेनियल हड्डी उसकी सुरक्षा करती है। इसीलिए देखते हैं, आपको कहा जाता है आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ पहने ना पहने, मगर आप हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि अगर एक बार दिमाग में चोट हुआ तो दिमाग में रिजनरेशन की प्रॉपर्टी लगभग न के बराबर होती है या बहुत कम होती है। इसीलिए दिमाग अपने आप को फिर से रिजनरेट या फिर से ठीक नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको चोट सिर में कोई लग गया तो उसका असर जीवन भर रहेगा। आप व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, मर भी सकता है। इसलिए सर को बचाना बहुत ज़रूरी है। शरीर का और कोई भी हिस्सा अगर आपका कट गया, हमारे हाथ काट दिए तब भी आप जी लेंगे, पैर कट गया तब भी आप जी लेंगे, कुछ भी आपको शरीर में चोट पहुंचा आप जी लेंगे। मगर अगर दिमाग को अगर कोई काट दिया, कट के अलग हो गया, तो आप तुरंत डेथ करने वाले हैं। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको नहीं बचा सकता इस धरती पे। इसलिए सर को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं सर में हेलमेट भी जो बना, हेलमेट जैसी संरचना का आविष्कार भी सर के लिए हुआ, उसको बचाने के लिए, क्योंकि पूरे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सिर वाला हिस्सा ही है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। अगर आपको हाथ काट दूँ तब भी आप जिएंगे, पैर काट दूँ तब भी जिएंगे। सोचिए पूरे हाथ पैर कटा तब भी लोग जीते हैं, क्योंकि सर है और ये बीच वाला हिस्सा है। इसलिए इसे आप बोलते हैं एक्सियल बॉडी है, क्योंकि यही से सब चीज़ों का उद्भव होता है और यही सबसे मेन है। इसलिए आप स्केलेटन में पढ़े थे एक्सियल स्केलेटन और उपांगीय वाला। ठीक, चलिए तो आपको इसका लोकेशन पता चल गया। हाँ सर, चलिए हम आगे आते हैं आपका। तो क्रेनियम बोन के नीचे या क्रेनियल बोन के नीचे क्रेनियम वाले स्थान पे पाया जाता है आपके मस्तिष्क के दिमाग। हो गया, इसकी संख्या 8 होती है। ये सब आपको याद करवा दिया हम, क्रेनियल बोन की भी, ये रिवीजन भी हो गया आपका। और ये आपको याद होना भी चाहिए था, क्योंकि इसी के अंदर दिमाग है। और याद क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके नाम पे आपके आगे जाके नाम देखने मिलेंगे आपके दिमाग के हिस्सों के भी, इसलिए आपको इसका भी नाम पता होना था, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। तो ये मत बोलिएगा कि सर आप क्या सर कंकाल वाला हमको पूरा रटाए, आप इतने अच्छे से रटवा दिए हो फिर यहाँ पढ़ा रहे हो, सर मत पढ़ाओ ना। नहीं बेटे, यहाँ इसका यूज़ है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा बोलने वाला जैसे मैं बोल के बताया, वैसे बच्चे भी बहुत कम है। बाकी जो कम है तो जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं इनको याद नहीं, उनका रिवीजन हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट फैक्ट पे आप लिखते हैं। अब हम जो ब्रेन पे है तो सर लिखिए आपके मस्तिष्क का या ब्रेन का, आपको पता है वजन कितना होता है सर? वजन, वेट लिखेंगे सर। मस्तिष्क का वजन या ब्रेन वेट होता है सर, लिखेंगे सर। एक होता है पुरुष में और एक होता है सर स्त्री में। सब दोनों का वजन अलग अलग होता है, एकदम अलग अलग होता है भाई। पुरुष में जो होता है वो होता है आपके मेल में और ये आपके फीमेल में। सर मस्तिष्क का वजन या वेट जो है पुरुष में और स्त्री में कितना कितना होता है? सर पुरुष में होता है आपके 1450 ग्राम, 1450 ग्राम। ठीक, हाँ सर। और महिलाओं में होता है 100 ग्राम कम, 1350 ग्राम। और इसी साइंटिफिक टर्म को आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी मिथ्या है। इसी साइंटिफिक टर्म को तोड़ मरोड़ के बोला जाता है कि लड़कियों का दिमाग कम होता है। यार पुरुष में सोच है ना, पुरुषवादी सोच में लड़कियों का दिमाग कम होता है। देखिए हमारा 1450 ग्राम है और आपको 1350 ग्राम है। तो उसी में जो आदमी पढ़ लिख लेता है वो बताता है, फिर इसी बात का जवाब देता है कि अगर आप बड़े वजन से और उसके बड़े होने से आप तोलेंगे कि पुरुष का दिमाग बड़ा है तो पुरुष ज़्यादा होशियार होगा, महिला का दिमाग छोटा है तो महिला कमज़ोर होगी दिमाग की। अगर ऐसा है तो उसी में जो पढ़ा लिखा आदमी ये बोलता है। तो आप ही बताइए, आप जैसे महान व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि अरे औरतों का दिमाग कम होता है, भाई देख रहे हैं 100 ग्राम कम है। तो उसी से जो विद्वान आदमी पूछता है कि बेटे अगर कम है तो बताओ, अकल बड़ी की भैंस, अर्थात
जो भैंस है ना, तो भैंस होगी आपकी, जो भी ऐसी भैंस है समझिए। हाँ सर, ये तो डायनासोर बना दिया। हाँ सर जी, भैंस समझिए। तो भैंस का दिमाग तो आपसे भी आकार में बड़ा है। तो बताइए हे पुरुष, जो आप ज़्यादा वजन रखे हैं, आपसे ज़्यादा वजन तो भैंस के दिमाग का है, और भैंस का साइज बड़ा है आपसे। तो भैंस बड़ी की अकल, अर्थात भैंस की अकल आपसे बड़ी कि आपकी अकल उससे ज़्यादा बड़ी। अगर भैंस की अकल ज़्यादा बड़ी होती तो वो इंसान होती, आप आज जानवर होते। मगर वो शरीर बड़ा है, उसका दिमाग का आकार बड़ा है, मगर कहीं वो विद्वान तो नहीं है ना, होशियार नहीं है इंसानों के जैसे। अर्थात वजन से या उसके आकार से कोई डिपेंड नहीं करता कि कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा चतुर होगा या कितना ज़्यादा गधा होगा। हाँ, इससे एक जगह फ़र्क पड़ता है, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक जगह फ़र्क पड़ता है, वो है कि सर मान लीजिए ये 5 लीटर का थैला है, ये सर आपका 4 लीटर का थैला है, सर इसमें ज़्यादा दूध आएगा किस में? तो मैं बताऊँ सर, इसमें ज़्यादा दूध आएगा। तो इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा दूध आएगा, तो यहाँ दिमाग की जो दूध है, जो उसकी यूनिट है, जो उसकी इकाई है, अब आगे पढ़ेंगे, वो है आपके न्यूरॉन। यहाँ बता दे रहा हूँ, आगे फिर पढ़ेंगे न्यूरॉन। अर्थात ये भी कोई लिखित नहीं है, मगर फिर कॉमन सेंस से सर न्यूरॉन जो है, इसकी संख्या पुरुषों में ज़्यादा है क्योंकि वजन ज़्यादा है, इसलिए उतना एक्स्ट्रा होगा। समझिए, दो सामान्य बराबर रखते हैं इस ग्रुप वालों को, तो जिनमें हर चीज़ बराबर है। हाँ सर, तो जिनकी न्यूरॉन ज़्यादा है उनके में सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी बस ज़्यादा होगी, वो चीज़ों को अच्छे से सोच पाएंगे, बस इतना ही अंतर आता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी विद्वान कौन होगा, होशियार कौन होगा, ज़्यादा फोकस्ड कौन होगा, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरतों का दिमाग या फीमेल का दिमाग पुरुषों के दिमाग से बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता है, ये आप देखेंगे। तो आपको वजन याद हो गया, इससे जुड़ा हुआ जो मिथ्या थी मार्केट में चलने वाली, अकल बड़ी की भैंस और औरतों का दिमाग तो कम ही होता है, जो ऐसा बोलते हैं गंदा गंदा बात, तो सबका आपको जवाब मिल गया कि ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है। वैसे होता तो आज भैंस और डायनासोर हमारे माँ बाप होते, हाथी हमारा बाप होता, उसका दिमाग तो और बड़ा है। ठीक, चलिए। और इसका अब इसी वजन से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, लिखेंगे कि किसी इंसान का दिमाग का वजन कितना होगा। तो हर इंसान का दिमाग का वजन अलग अलग होता है, ये तो एक एवरेज है कि पुरुषों का वजन लगभग इतना, औरतों का लगभग वजन इतना होता है। ठीक, तो इसमें एक बात होता है कि सर बताइए दिमाग का वजन कितना होगा। मेरे दिमाग का वजन, अगर प्रतीक सिंह है तो प्रतीक सिंह के दिमाग का वजन कितना होगा, तो आप लिख लीजिए कि हमारे वजन का ही बात हो रहा है, हमारे सामान्य वजन का, सामान्य वजन सामान्य वजन जन का 2% हमारे दिमाग का वजन होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, 2% ऑफ एवरेज बॉडी वेट। तो आपके एवरेज बॉडी वेट का 2% आपका दिमाग का वजन होता है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछे इस रूप में 1450 ग्राम 1350 ग्राम, तो ये आप याद रखेंगे, नहीं तो 2% वाला ये आप याद रखेंगे। वजन से देखिए कितना सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक, हाँ सर। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए औसतन कितना वजन है, तो भाई इसमें दोनों 50-50 गैप पर तो लिखो 1400 और 1300, तो वही लिख लीजिए। कभी पूछ ले औसत, औसत पूछ ले, औसतन वजन बताइए या एवरेज वजन बताइए, ये ऑप्शन में ना रहे तो आप लिखेंगे सर उसी में 50 कम करके उसको राउंड फिगर कर दिया सर 1400 और सर आपके 1300, 1300 से 1400 के बीच होता है, मतलब एवरेज, ये पुरुष मेल में नहीं सर। औसतन वजन सर आपके 1300 से 1400। अगर रेंज वाइज पूछे आपसे, अगर आपसे रेंज वाइज पूछे कि बताइए रेंज कितना होता है दिमाग के वजन का, तो आप बताएंगे सर 1300 से 1400 ग्राम। ठीक हो गया? हाँ। औसत वजन कितना होता है सर, तो रेंज में, अगर रेंज पूछे सबको रेंज दे कितना से कितना रेंज के बीच में, तो आपको दिख रहा है सर 1300 के में 1350 भी आता है और 1400 में लगभग 1450 आ जाता है। तो 1300 से 1400 इसका औसतन में आ जाएगा। ठीक, ये रेंज है। इसको औसत ना लिख करके इसको लिखेंगे हम रेंज, तो लिख लीजिए रेंज, क्योंकि यही आपको उसमें देखने मिलता है, इसको रेंज में डाल देते हैं। अगर आपसे रेंज का जिक्र करें, रेंज
किस रेंज के बीच में दिमाग का वजन होता है? तो सर 1300 से 1400 के बीच। ठीक, हाँ सर, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। यह है जीएम बोले तो ग्राम। हाँ सर। एवरेज बोले तो लिखेंगे एवरेज 1300 या 1400। जैसे 1350 और 1450 है तो 1300 भी एवरेज हो सकता है, 1400 भी एवरेज हो सकता है। ठीक, हाँ सर। और अगर इसी को पूछ ले अगर एक बच्चे के दिमाग का वजन कितना, तो बच्चा छोटा सा होता है, आपको पता ही है, तो लिखेंगे बालक या चाइल्ड के दिमाग का वजन जो होता है वो होता है आपका, लिखेंगे सर 300 से 400 ग्राम। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। चलिए भाई, इतना वजन वाला क्वेश्चन बन गया। और सब आपको बस एक ही याद रखना है, 1300 1400 1300 1400 1300 1400 1300 1400 1300 1400 1350 1450 1300 1400। यहाँ पे भी एक एक हटा देंगे सामने से, 1300 का एक हटाया 300, 1400 का एक हटाया 400। आपको याद भी करवा दिया मैं पूरा पेज का, कुछ रखने वाला बात ही नहीं है। चलिए आइए लिखिए। हाँ, मैं आपको बताया कि न्यूरॉन्स का जिक्र किया था मैं कि सर दिमाग की जो, आपको पता है कि हर बॉडी जो है हमारा है सर, वो पूरा बॉडी सर आपके सेल या कोशिका से मिलकर बनी हुई है। हाँ सर। सर सेल से मिलकर सर आपका टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक। सर ऊतक से मिलकर आपका सर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन माने अंग, अंग से मिलकर आपका बनता है सर तंत्र मतलब सिस्टम। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो आपका नर्वस सिस्टम बना ना दिमाग वाले अंग से मिलकर के और आपके स्पाइनल कॉर्ड वाले अंग से मिलकर के। हाँ सर। और जो दिमाग वाला अंग है वो किसी टिश्यू से मिलकर बना है, और टिश्यू किसी सेल से मिलकर बना है दिमाग वाला। देखिए आपका बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, सब चीज़। हाँ सर। अब हम पढ़े नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सिस्टम आपका किससे मिला है सर? ऑर्गन या अंग से मिलकर बना है सर आपके। और सिस्टम में तंत्रिका तंत्र में कौन सा अंग आता है सर? तो अंग आता है, दिमाग आता है सर, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है सर। तो दिमाग आपका एक अंग हो गया। हाँ सर, अंग हो गया। तो दिमाग जो अंग है वो किसी न किसी टिश्यू से, ऊतक से मिलकर बना है। हाँ सर। और जो ऊतक टिश्यू से मिलकर बना है वो भी किसी न किसी सेल या कोशिका से मिलकर बनी हुई है। हाँ सर। तो हम उसी कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि बार बार ये ग्राफ बताता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि किसका सीक्वेंस क्या है सही मायने में। सबसे छोटी होती है सेल, उससे बड़ी होती है आपकी टिश्यू, उससे बड़ी आपकी होती है ऑर्गन, उससे बड़ी आपकी होती है सिस्टम, और सबसे बड़ी होती है आपकी बॉडी, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो। तो चित्र से आपको याद रहेगा। हाँ सर। ऊतक अब अंग, ऑर्गन मतलब अंग, सिस्टम मतलब तंत्र, बॉडी मतलब शरीर। क्लियर? हाँ सर, ये हो गया सर, हमको ध्यान रखना है। तो चलिए, ध्यान रखना है तो इसको ध्यान रखेंगे आप। इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, सुरक्षित रहेगा ताकि आपके लिए। चलो भाई आ जाइए। तो लिखिए मस्तिष्क की, अभी जो फैक्ट है उसको लिखवा रहा हूँ, बाकी एक चीज डायग्राम में दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा तब दिमाग में बैठ जाएगा आपको, उसकी चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, लिखिए मस्तिष्क की या कोशिका, क्योंकि कोशिका को पढ़ना था, सबसे छोटी उसी से मिलके पूरा ब्रेन बना हुआ है। हाँ सर। तो मस्तिष्क की कोशिका या आपकी ब्रेन सेल के बारे में हमें जानना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई जो होती है आपकी, उसकी सेल या कोशिका ही होती है। जैसे आपकी यकृत और लीवर है वो आपकी हिपैटिक सेल या हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है ना। हाँ सर। सर आपकी जो किडनी है वो आपकी नेफ्रॉन से मिलकर के बनी हुई है। हाँ सर। क्लियर हुआ? आपकी दिमाग जो है वो मिलकर के बनी हुई है न्यूरॉन से, न्यूरॉन से, न्यूरॉन से, न्यूरॉन, न्यूरॉन या इसे बोलते हैं तंत्रिका से। ठीक, इसलिए इसका नाम तंत्रिका तंत्र क्यों पड़ा? क्योंकि तंत्रिकाओं से मिल मिल करके बना हुआ एक तंत्र, तंत्रिका ये है सेल, तो इस तंत्रिकाओं से मिल मिल कर बना हुआ एक तंत्र, सिस्टम तंत्र, इसलिए न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका इसको बोला जाता है। यही आपकी है सेल की कोशिका।
तो न्यूरॉन खासकर याद रखेंगे, इसी से क्वेश्चन बनता है, इसको इसी रूप में पूछा जाता है। और इसके बारे में आपको, अब न्यूरॉन आप बोल ही दिए हैं तो अब चलिए आपको मैं इमेज दिखा दूं कि न्यूरॉन दिखता कैसे है, ताकि उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन उसको देख करके आपको याद रहेगा। तो आइए हम इमेज निकालते हैं सर न्यूरॉन की। आपके दिमाग में किससे मिलकर के पूरा दिमाग आपका बना हुआ है, तो आप देखेंगे उसको। कोई मस्त वाला इमेज निकालूंगा दोस्तों, टेंशन मत लो। ये देखिए, आप इसे मूवी वगैरह में देखे होंगे ऐसा पूरा। हाँ सर, मूवी में देखे सर ऐसा पूरा। यही आपका न्यूरॉन, अलग अलग इमेज देख लीजिए सर, यही आपका न्यूरॉन सर। हाँ सर, देखिए हो गया, ये देख लिए। अब हम पढ़ने के हिसाब से इमेज निकालेंगे। ये आप देख लिए सर, ये आपके सब दिमाग के अंदर ऐसी पूरा है जाल जाल, इसमें देख रहे पूरा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है एक्सॉन से। देखिए ये आपका न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन की बॉडी हो गई, ये पूछ जैसे जो निकल रही है उसकी एक्सॉन होगी, एग्जिट हो रही है एक्सॉन होगी। उसी से सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, और न्यूरॉन जिससे सिग्नल प्राप्त करता है वो आपका ये निकला इससे डेंड्राइड, डेंड्रफ जैसे निकले हैं, डेंड्राइड से प्राप्त करती है और भेजती है एक्सॉन के माध्यम से। उस एक्सॉन पे एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ का लेयर। सब आप पढ़ेंगे आगे जा करके। चलिए, इतना हो गया। तो हम न्यूरॉन का इमेज देख लेते हैं कोई सा। यही वाला ले लेते हैं। क्लियर? हाँ सर। चलो भाई, ये कलरफुल ले लिया उसी का, थोड़ा आपको समझ में आएगा। हाँ सर, आ गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो यही दिखा देता हूँ, फिर आगे तो आप देखेंगे ही, फिर भी यहाँ दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये है आपका न्यूरॉन, 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 जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, न्यूरॉन आपकी आ गई। यही आपकी न्यूरॉन तंत्रिका। तो दिख रहा सर, ये सर ऐसी इतना लंबा है सर। हाँ बेटे, तो लंबा है सर बहुत सर ये तो। हाँ सर है तो इससे याद रखेंगे कि मानव शरीर की, लिख लीजिए, मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका आपकी न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, याद रहेगा। न्यूरॉन इज द longest cell of human body. Neuron is the longest cell of the body. क्लियर? हाँ सर, मजा आ गया, दिख ही रहा लंबा है तो आपको याद आसानी से रहेगा। तो इसी के साथ आपको याद करवा दूं मैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन तंत्रिका, और सर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी स्पर्म वीर्य। क्लियर हो गया? हाँ सर, समझ में आ गया? दोनों आंसर याद रहेगा? हाँ सर। तो आपको जो स्पर्म है, वीर्य है, वो सबसे छोटी कोशिका है, और सबसे लंबी कोशिका आपका है न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। कौन? न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन। क्लियर? चलो भाई, न्यूरॉन के बारे में आपको सब बताऊंगा, इसके बॉडी में एक चीज़ याद करवा दूंगा मैं, उसका दिक्कत नहीं है। एक बार इसके बारे एक चीज़ और जान लीजिए। मैं बताया कि अगर आपके दिमाग में अगर चोट लग गया तो बेटा उसका कोई इलाज नहीं है बेटे। एक बार डैमेज हो गई, जैसे आप पता लीवर यकृत के बारे में कि सर आप लीवर को देखते हैं छिपकली का पूंछ कट जाता है ना सर, फिर उसका फिर नया पूंछ आ जाता है, क्योंकि अपने आप को फिर से रिजनरेट कर ले रहा है, ठीक कर ले रहा है। वैसे हमारे बॉडी में भी सभी से बहुत सारी कोशिकाओं में वैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए आपको देखेंगे स्किन कट रहा है तो सर वो वापस स्किन आ जाता है। हाँ सर, मगर अगर हड्डी कट गई तो हड्डी में वो नहीं होता है, इसलिए तो कहीं पाई जाती है कहीं नहीं पाई जाती है वो प्रॉपर्टी। ठीक है सर। तो फिर मुद्दा क्या है सर?
मुद्दा ये है कि जैसे आपका लीवर था, यकृत था, उसका पता है सर उसमें सर्वाधिक रीजनरेशन की प्रॉपर्टी थी, अर्थात अब अगर लीवर का हिस्सा खराब होता है तो फिर से अपने आप को पूरा ठीक कर लेता है। लीवर का हिस्सा थोड़ा सा कट जाएगा तो फिर से अपना नया हिस्सा बना लेगा, अर्थात उसमें सर्वाधिक मैक्सिमम आपकी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी थी, पुनर्निर्माण की क्षमता थी यकृत या लीवर में। तो सर्वाधिक जिसमें पुनर्निर्माण की क्षमता है वो आपका यकृत और लीवर है, और सबसे मिनिमम ये लगभग न के बराबर, ये जीरो मान लीजिए, 0.000001 कुछ होगा थोड़ा बहुत, तो उतनी क्षमता या लगभग न के बराबर जिसमें पुनर्निर्माण या रीजनरेशन की क्षमता होती है वो होती है आपकी न्यूरॉन। अर्थात न्यूरॉन में पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं के बराबर होती है या नहीं होती है, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए दिमाग को बचाने के लिए बहुत जैसे मैंने सर के अंदर दिमाग को इतना छुपा करके बचा के रखा जाता है, तो उसे लिख देता हूँ मैं। और क्यों होता है? क्योंकि इसके में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, तो चलिए ये वाला जो हिस्सा था इसको मैं मिटा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, ये तो वो वाला है ना अपना, ये तो हमारा इमेज वाला है भैया। नहीं ले रहा, चलिए उसको दूसरे पेज में लिख देता हूँ मैं। आइए, न्यूरॉन का नहीं हो रहा है वो, चलिए दूसरे पेज में लिखते हैं। न्यूरॉन का लिख लीजिए, क्योंकि न्यूरॉन में ठीक लिखेंगे कोशिका विभाजन का अभाव होता है। लिख देता हूँ पूरा ही, चलिए। कोशिका विभाजन के अभाव में, सेल डिवीजन के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका विभाजन के अभाव में या इन द एब्सेंस ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन ही नहीं होता है। जब सेल का डिवीजन ही नहीं होगा, कोशिका का विभाजन ही नहीं होगा, एक कोशिका से नई दूसरी नई कोशिका बनेगी नहीं, तो आपको नया निर्माण कैसे करेगी? अर्थात देखिए, मान लीजिए ये लीवर था, मैंने इसका इतना से काट के निकाल दिया, काटा तो ऐसे कट के सर ऐसे गायब हो गया। ठीक, हाँ सर। अब बताइए इसकी यहाँ पे जो कोशिका है, यहाँ पर जो इसकी कोशिका है सर, यहाँ पे इसमें सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है, तो ये अपने अंदर से एक और कोशिका निकालेगी, दो कोशिका, ये अपने अंदर से निकालेगी एक और कोशिका, फिर इसके में विभाजन हुई अपने अंदर से एक और कोशिका, उसके विभाजन हुआ अपने अंदर से और एक कोशिका, वो अपने अंदर से और एक कोशिका, ये अपने अंदर से एक कोशिका, ये अपने अंदर से एक कोशिका, ये अपने अंदर से एक कोशिका, और फिर से पूरे लीवर का निर्माण ये कर लेंगे। हाँ सर, तो कोशिका विभाजन रीजनरेशन के लिए, पूरा निर्माण के लिए क्या जरूरी है सर? कोशिका का विभाजन होना, सेल का डिवीजन होना जरूरी है। जैसे आपको बताया मैं इसको बड़ा करके, ये कोशिका है, अगर आपको नहीं दिखा होगा, छोटा सा बनाया था तो इसको मिटाता हूँ, आपको बड़ा सा बताता हूँ ताकि आप समझ सके इस चीज़ को। कि ये आपका लीवर है, ये आपका यकृत है, मैंने इसको ऐसा काट दिया कैंची से। हाँ सर, आपने कैंची से इसको काट दिया सर, कैंची से आप काट दिए सर, इसको कैंची से काट दिए। जब मैं काटा तो भाई गायब हो गया, मिट गया इतना हिस्सा। हाँ सर, हिस्सा कट के मिट गया। अब यहाँ पे जो इसकी कोशिकाएं, इसको अलग तरह से लेता हूँ सर। यहाँ इसकी जो कोशिकाएं होंगी सर, यहाँ जो कोशिकाएं हैं, ये अपने आपको कोशिका का विभाजन करेंगे, सेल का डिवीजन अपना, ये और ये खुद एक सेल है, अपना डिवीजन करेंगे। तो सेल डिवीजन कर रही है, या एक कोशिका है तो अपना विभाजन करेंगी, वो विभाजन करके एक और नई कोशिका बनाएंगे। देखिए अपने जैसी एक और कोशिका बना ली। हाँ सर, बना ली। फिर उनमें विभाजन होगा, वो अपनी नई कोशिका बनाएगी। हाँ सर, नई कोशिका बनाएगी। ठीक, फिर उनमें विभाजन होगा, वो अपनी नई कोशिका बनाएगी। हाँ सर, वो नई कोशिका बनाएगी, नई कोशिका बनाएगी। फिर उनमें विभाजन होगा, फिर वो अपने लिए और नई कोशिका बनाएंगी, फिर अपने नई कोशिका बना ली सर, नई कोशिका बना ली सर। फिर जिसमें होगा वो अपने नई कोशिका बनाएगी। हाँ सर, नई कोशिका बनाएगी सर, नई कोशिका बनाएगी। लास्ट में फिर आपको देखेंगे सर, नई कोशिका दोनों बना रही है, जुड़ गया। जैसे ये बनेगा, जुड़ गया, तो फिर से आपका जो लीवर और यकृत है वो फिर से पूरा बन के
आ गया। फिर से आपका लीवर पूरा बन गया। तो इसी बोलते हैं कोशिका विभाजन होकर के रीजनरेशन, पुनर्निर्माण होना। और क्योंकि लीवर या यकृत में आपको अब याद भी रहेगा सर्वाधिक मैक्सिमम रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, इसलिए आपको याद रहेगा ये अपने पुनर्निर्माण कर ले रहा है। मगर आपका जो ब्रेन का सेल है, न्यूरॉन सेल, इसमें कौन सी सेल है सर यकृत में, लीवर में? वह हिपैटिक सेल, हिपैटिक कोशिका। तो जो न्यूरॉन है इसमें सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है, तो अपना फिर से रीजनरेशन करेगा क्या सर? नहीं करेगा। इसलिए लिखेंगे कि अभाव में पुनर्जनन की क्षमता बहुत कम या न के बराबर होती है। याद रखेंगे? हाँ सर। इसीलिए आपके दिमाग के अंदर सिर को इतना बचा के रखना जरूरी क्यों है, आपको ये समझ में आया होगा आज। ठीक? हाँ सर। तो याद रखेंगे एबिलिटी टू regenerate is very rare। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए भाई, आपको मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को रटना नहीं है सर, समझ रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ मैं, तो हाँ सर समझ में आ गया सर। सर दो कोशिका, सर सबसे लंबी कोशिका बोले तो न्यूरॉन है, जो सर की है, आप दिखाए सर पूरा। सर बहुत लंबी है सर, इतनी लंबी है सर, सबसे लंबी यही रहेगी, आप पढ़ा चुके हैं सर, सबसे लंबी यही है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी यही है। और सबसे छोटी सर आपकी स्पर्म होती है सर, स्पर्म जैसे छोटी दिखती है सर। तो ये सर कितनी लंबी है, स्पर्म कितनी छोटी सी है? हाँ सर, स्पर्म सबसे छोटी है, और जो आपकी न्यूरॉन है सबसे लंबी है। क्लियर हो गया? हाँ सर। आइए दिमाग के बारे में पहले हम कुछ तथ्य रख देते हैं आपके सामने, फिर हम जब समझने का काम करेंगे तो ये सब चीज़ का जरूरत टेंशन नहीं रहेगा, आपके पूरी हिसाब से जितना क्वेश्चन चाहिए आपको पता चल जाएगा, है ना। और बाकी जो समझ से क्वेश्चन पूछेगा वो तो हम समझ के निकाल ही लेंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए करवाता हूँ, आप थोड़ा क्लास करवा लूँ, फिर पानी पी लूँगा, पहले लिखवा लूँगा आप लोगों को। कुछ फैक्ट लिखेंगे ब्रेन से रिलेटेड, ठीक? तो मैं यहाँ बताता हूँ ब्रेन फैक्ट। ठीक, फैक्ट नंबर 1 लिखिए कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन, ये आप जानेंगे और हैरान हो जाने वाले हैं अपने दिमाग के बारे में। आज ये जो फैक्ट आप जानने वाले हैं, इसको जान के आप पूरा हिल जाएंगे। प्रतिदिन 70,000, ठीक है, क्या 70,000 क्या विचार या थॉट्स, 70,000 थॉट्स तो प्रतिदिन 70,000 या 70,000 थॉट्स ठीक, विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अर्थात आपके दिमाग में जो एवरेज निकाला गया इंसान के दिमाग में, हर दिन कम से कम 70,000 थॉट्स, ये विचार उसके दिमाग में आते हैं। बाप रे, 70,000! अब सोचिए। क्लियर? सर। और इसकी भी खास बात क्या पता है? और 70,000 विचार में से, 70,000 थॉट्स में से अधिकांश, अब इसको देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपका आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई क्यों होता है, आपका आपकी
परिवार में लड़ाई क्यों होता है आपसी परिवार में? क्योंकि अधिकांश या मैक्सिमम जो थॉट्स होते हैं या विचार होते हैं, इन 70,000 में भी जो अधिकांश मैक्सिमम थॉट्स या विचार होते हैं वह आपके नकारात्मक या नेगेटिव प्रकृति के होते हैं, या नेगेटिव प्रकृति के होते हैं। अर्थात एक तो आप एक दिन में 70,000 विचार या थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, उसमें से भी अधिकांश जो थॉट्स आ रहे हैं वो नकारात्मक और नेगेटिव प्रॉपर्टी के आते हैं। इसीलिए किसी इंसान का सकारात्मक रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रॉपर्टी वैसी है कि सबसे पहले तो वो सकारात्मक थॉट्स आते ही नहीं हैं। 70,000 थॉट्स आ रहे हैं वही अपने आप में इतना भारी है, उसके बाद उसमें भी अधिकांश जो थॉट्स है वो नकारात्मक आएंगे। आप इस सबसे एग्री भी करते होंगे। इसलिए आप देखेंगे मगर अपने दिमाग में कंट्रोल स्थापित करना योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से पॉसिबल है, जिसमें आप इन थॉट्स की संख्याओं को भी कम कर सकेंगे। देखिए इससे होता क्या है, आपको यहीं समझेंगे थोड़ा सा साइकोलॉजी कि आप देखेंगे कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते भोजन हम लेते हैं, इसी की वजह से तो 70,000 थॉट्स सारे में हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा है। सोचिए आपका दिमाग जो है, तो सोचिए आपकी सर हमारा दिमाग अगर लगातार काम कर रहा है सर, तो सर लगातार काम कर रहा है तो उसको लगातार कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ सर, लगातार एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी सर। तो लगातार एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इससे याद रखना है। इसीलिए सर हमारे दिमाग को, पूरे ह्यूमन बॉडी का जो भी आप भोजन खाते हैं लगभग उसका 20% ऊर्जा अकेले दिमाग यूज़ कर लेता है। और इसीलिए आप बोलते हैं, ये कहावत बहुत बार चलता है कि एक मजदूर जितना मेहनत कोई मैनेजर थोड़ी करता होगा। मजदूर धूप में रापा गई थी, फावड़ा चला रहा है, गिट्टी बालू उठा रहा है, तो याद रखिए उतना करके भी उसका दिमाग, उसके शरीर का उतना ऊर्जा खत्म नहीं होता है जितना एक मैनेजर का बैठे बैठे सोच के पूरा प्लांट चलाने में खर्चा हो जाता है। ऐसे देखेंगे आपकी एक मजदूर का उम्र लंबा होता है और एक मैनेजर का उम्र जो है, एज जो है वो कम हो जाता है। और एक मजदूर लंबे समय तक जीता है और एक मैनेजर बहुत जल्दी ही अपने शरीर को त्याग देता है, मर जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर के अधिकतम ऊर्जा का उपयोग कर चुका होता है। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैनेजर का पेमेंट और सैलरी ज़्यादा होता है और लेबर का पेमेंट और सैलरी कम होता है। अब आपको जो आपको गलत फहमी था वो यहाँ से ख़त्म हुआ होगा और डाउट आपका मन से निकला होगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो आज आपको 2 फैक्ट मिला। इस पर प्रतिदिन 70,000 थॉट्स आ रहे हैं। सर इसमें जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इसको सर मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मगर हाँ मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ अपने जीवन में, है ना। ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं है, तो क्योंकि मैं हमेशा हंसते खेलते रहता हूँ। ठीक है। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं तो कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। मेरी नेचर ही है, मतलब मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ थोड़ा। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, ज्ञान को आप अर्जन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा पॉजिटिव, सकारात्मक रहने लग जाएंगे। आप किसी प्रॉब्लम के रिएक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं आप। तो बस वैसी है। तो आप भी, अगर आपको लगता है सर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप हैं वैसे, तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। बोलेंगे सर मेडिटेशन योगा सर बहुत बड़ा चीज़ रहता है, हमसे नहीं होता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल मेडिटेशन का टेक्निक बता रहा हूँ, यूज़ करेंगे। आप कभी भी किसी भी नल के सामने नल खोलेंगे और उसके नीचे बैठ जाएंगे आलती पालती मार करके, और उस पानी को अपने सर में गिरने देंगे और उसके बहाव को, उसके ठंडक को पूरे शरीर, सर से होते हुए पैर तक महसूस बस कीजिए और मंद मंद मुस्कुराते हुए उसको आनंद लीजिए। उससे बड़ा मेडिटेशन कोई नहीं है। और इसमें आपको कोई टफ टास्क नहीं है, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप महसूस कीजिए और उस ठंडक को महसूस करके मुस्काइए। इससे बड़ा मेडिटेशन, इससे बड़ा आपको रिलैक्सेशन, आप कोई फ्रस्ट्रेट हो जाए ना तो ये यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, पैचअप हो जाए, कुछ भी टेंशन हो जीवन में, ये टेक्निक आप यूज़ कीजिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है सर, लगता है आप बहुत यूज़ किए हो। नहीं, मैं वैसे यूज़ नहीं किया हूँ, मगर मैं आनंद लेने के लिए इसको बहुत यूज़ किया हूँ और बहुत ही आनंदमय रहता हूँ मैं। ठीक, चलिए चलिए भाई। ब्रेन का फैक्ट हम दिखा रहे थे, एक फैक्ट यहाँ पे हो गया। आइए दूसरा फैक्ट पे हम चलते हैं। ब्रेन फैक्ट को मैं BF पर लिख रहा हूँ, BF ब्रेन फैक्ट। उसमें दूसरा फैक्ट लिखेंगे, सर मस्तिष्क में हम सर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सर हम प्रोटीन खाते हैं, सर हम फैट या वसा खाते हैं। तो उसी से एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर
कि मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है या क्या होता है, तब याद रखेंगे क्या बोलते हैं ना सर, अरे सर फैट वाला खाना क्यों खाना सर, फैट नहीं खाऊंगा सर मैं, फैट वाला खाना नहीं खाऊंगा सर मैं, मोटा हो जाऊंगा सर मैं। देखिए आप तो इतने मोटे हैं सर, आप तो इतने गोलू मोलू हैं सर, आप बहुत फैट खाते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर आप पूरा फैट खाना छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, आप लिखिए कि मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा जिस पदार्थ की मात्रा होती है वो होती है आपकी फैट और वसा बच्चे। अर्थात इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, ये जोक मार रहा हूँ मगर फिर भी देखिए, बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं आपके शहर वहर के देखेंगे तो मस्त मोटे मोटे होते हैं और बड़ा बड़ा व्यापार होता है, क्योंकि उनका बहुत फैट वो खा रहे हैं, इसलिए शरीर भी फैट है और दिमाग में 60%, दिमाग अगर 100% चीज़ों से बना है तो देखेंगे अगर दिमाग आपका 100% किसी चीज़ से बना है तो उसका 60%, दिमाग का 60% अकेले ही फैट है, वसा है। तो ये और फैक्ट मिल गया। हाँ सर, वो याद कराने के लिए उतना रोचक तरीके से बताया मैं उसको कहने का मतलब कि आपके दिमाग का 60% हिस्सा जो है वो फैट या वसा से बना हुआ है। तो लिखिए कि मस्तिष्क में इसलिए फैट खाना भी जरूरी है, एक्सेस नहीं मगर जरूरी जितना है उतना तो लेना जरूरी है। मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वसा होती है, वसा होती है और कितनी होती है, लगभग 60%, लगभग 60%। ठीक, हाँ सर 60%। इसीलिए अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे ज़्यादा वसीय ऑर्गन क्या है, वसीय अंग कौन सा है, तो याद रखेंगे वो है आपका मस्तिष्क या ब्रेन, मस्तिष्क या ब्रेन। तो लिख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए भी 60% ऑफ द ब्रेन इज made up of fat 60%। इसीलिए जो आपका ब्रेन है वो आपका फैटेस्ट, नॉट फास्टेस्ट, इस फैटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा वसीय ऑर्गन है। तो फैटेस्ट ऑर्गन बोले, कभी आपसे क्वेश्चन ना के वसीय अंग बोले, वसीय अंग बोले, सबसे सर्वाधिक वसीय अंग कौन सा है जिसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक है, तो याद रखेंगे वो है सर हमारा ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। हाँ सर 2 क्वेश्चन बन गए सर आपके, एक क्वेश्चन यहाँ 3 बन गए, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से। क्लियर हो गया। और एक फैक्ट लिखेंगे इसी में, एक से एक फैक्ट दे रहा हूँ आपको, बहुत मजा आएगा, देखते चलिए। बोलते हैं ना कि इंसान जब मरता है सर इंसान जब मरता है ना तो उसकी जितनी मेमोरी है याददाश्त की, सब एक बार आंखों के सामने से गुजर जाती है। हमने सुने हैं सर, मूवी में दिखाता भी है, जब आदमी मरता है तो सब अपने बुरी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को याद करता है सर। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में इतने अच्छे कर्म कीजिए, इतने अच्छे कर्म कीजिए कि जब आप मरे तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही आपके आँख के सामने से गुजरे, और ताकि उन चीज़ों को आप देखें और आपको मरते समय एक सुकून का एहसास हो कि हाँ यार मैं अपने पीछे कुछ तो अच्छा करके गया हूँ, इतने मेरे चाहने वाले, इतने मुझे मानने वाले हैं, यही मेरा जीवन था, यही मेरा सफलता थी। और वही सोचिए कि कोई बहुत घिनौने कार्य किया है, लड़ाई झगड़ा मारपीट 3-5, मतलब सोचिए हर दिन मतलब घिनौना से घिनौना काम किया है, तो जब वो इंसान मरता है तो उसके सामने सिर्फ वही चीज़ दोहराई जाती है, गंदी गंदी चीज़ें, गंदी गंदी। तो मरते समय भी, जिस समय मर रहा है, दुनिया त्याग रहा है, शरीर त्याग रहा है, उस समय भी वो तड़पता है उन यादों को देख करके, एक बार और अंदर से एक बार और मरता है। एक तो उसका आत्मा मर रहा है, एक उसका जो विचार है वो भी उसको मार रहा है, तो एक ही साथ 2 मौतें मरता है। आपको समझ में आया कि क्यों अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, बड़े क्यों बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग क्यों बोलते हैं, अब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में एक ही मौत मरना है और सुकून का मौत मरना है तो अच्छे कर्म कीजिए अपने जीवन में, जिनको आप मरते समय याद करें,
आपके आँख के सामने से गुजरे तो आपको आनंद महसूस हो मरने में भी। अगर ऐसे बुरे कर्म करेंगे तो आप एक ही साथ दो मौत मरेंगे। एक जो आप मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, एक वैचारिक स्तर पर भी आप मरेंगे मरने से पहले। तो क्यों वो बोला जाता है, आज उसका साइंटिफिक रीजन आप देखिए, आइए लिखिए कि मरने के 7 से 10 मिनट तक मस्तिष्क सक्रिय रहता है, अर्थात अगर आप शरीर त्याग दिए हैं, जब दुनिया बोल रही है कि आप मर चुके हैं, तो मरने के बाद भी 7 से 10 मिनट तक, 7 to 10 मिनट्स तक आपका जो मस्तिष्क है वह एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। अर्थात आपका दिमाग जो है वो आपके मरने के 7 से 10 मिनट बाद मरता है और इसी 7 से 10 मिनट में वो सारी याददाश्तें आपके दिमाग से घूम जाती हैं और आप इसको देख करके आनंद के साथ, आपका दिमाग तो मरेगा धीरे धीरे, शरीर तो मर चुका है यहाँ पर, मगर 7 से 10 मिनट में आपका दिमाग भी आराम से धीरे धीरे आनंदमय हो तरीके से अपना अंत को देखेगा और अपने देहावसान को देखेगा। ठीक, लिखिए, द ब्रेन रिमेन्स एक्टिव the brains remains active for 7 to 10 minutes after dying। क्लियर? हाँ सर। चलिए भाई, ये हो गया फैक्ट। अब एक और जानिए, लिख लीजिए एक और फैक्ट। तो आपको ये याद रहेगा, जिससे मैं आपको मरने वाला कहानी सुनाया उससे ये वाला कहानी सुनाया खाने वाले व्यापारी वाले से, तो आपको याद रहेगा सब व्यापारी मतलब मोटे मोटे क्यों होते हैं, क्योंकि दिमाग वसा फैट से बना है, इसलिए उनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, इसलिए व्यापारी इतने अच्छे से चलाते हैं। तो आपको उससे ये याद हो गया, मरने वाले कहानी से आपको ये याद हो गया। आइए आपको एक चीज़ और याद कराता हूँ फैक्ट को लेकर के, क्योंकि फैक्ट रखने वाला चीज़ है, हम तो हर चीज़ को समझ सकते हैं। इंसान जो है इतने विकसित दिमाग के धनी है, तो आइए समझते हैं। बोलते हैं ना सर, आयोडीन वाला नमक खाओ, आयोडीन वाला नमक खाओ। तो आयोडीन जो है, आयोडीन वाला नमक लिखेंगे आयोडीन, आयोडाइन जो भी बोलते हैं, आयोडीन वाला नमक का फॉर्मूला सर NaCl, सर सोडियम क्लोरीन। सर आयोडीन वाले खाने से सर आपका जो यहाँ पे बोलते हैं आयोडीन वाला नमक खाओगे तो घेंघा रोग नहीं होगा, थायराइड वाला जो है आपका वो बढ़ेगा नहीं। वो कैसे बढ़ेगा तो हम देख लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो सर आयोडीन से तो आपका घेंघा रोग नहीं होगा, ये हमको पता चल गया, इसलिए आयोडीन वाला नमक खाना है। तो आयोडीन क्यों खाना है? क्योंकि आयोडीन से सर घेंघा रोग नहीं होगा। ठीक मगर सर नमक में जो NaCl है, इसमें जो Na है सर, Na मतलब बोले सर सोडियम है। तो याद रखें, जो सोडियम है ना बेटे, वो मस्तिष्क में सबसे अधिक पाया जाने वाला मिनरल है या खनिज है। क्लियर? तो मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक पाया जाने वाला मिनरल या खनिज क्या है? तो Na या सोडियम है। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये पूछ सकता है आपसे, जैसे वैसा पूछा, ये पूछा, वैसे ये पूछ सकता है। चलिए लिखिए, मस्तिष्क ब्रेन में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज क्या है आपका? खनिज है आपका सर सोडियम Na। ठीक है सर, क्लियर? तो इसको इंग्लिश में द मोस्ट कॉमनली फाउंड
मिनरल्स या मिनरल इन द माइंड इज सोडियम। क्लियर हो गया? हाँ सर। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, परमाणु भार आपका 22 क्लब होता है, 22.990, वो सब ठीक है सर। याद रखिए मस्तिष्क जो है ना आपका दिमाग सर आपका दिमाग जो है वो सर खोपड़ी के अंदर, हड्डी के अंदर सर, ये तो हमको पता ही है सर। हाँ सर, तो खोपड़ी के अंदर डायरेक्ट हड्डी है क्या सर? नहीं, हड्डी से डायरेक्ट दिमाग आपका चिपके ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना बनाए, इसलिए दिमाग के ऊपर एक लेयर, एक झिल्ली चढ़ा हुआ था। क्या है सर? दिमाग के ऊपर मान लीजिए अगर आपको ये दिमाग है तो दिमाग के ऊपर एक और लेयर या झिल्ली चढ़ा होता है, उसके ऊपर फिर आपका कंकाल या खोपड़ी होता है सर, ये वाला। हाँ सर, क्लियर हुआ? हाँ सर, तो याद रखेंगे मस्तिष्क जिस झिल्ली से, जिस मेम्ब्रेन से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, तो लिख लीजिए, उसके बारे में पढ़ेंगे, आपको दिखाऊंगा भी मैं। तो मस्तिष्क की झिल्ली को कहा जाता है आपका मेनिंग्स। इसको मेनिंग्स बोलेंगे, मेनिंजिस बोलेंगे, मेनिंजिस बोल देते हैं कई बार। क्या देखेंगे? मेनिंजेस भी बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक। इंग्लिश में उसे बोलेंगे कि द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज नोन एज, द मेम्ब्रेन या झिल्ली ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड आपका GES, MENINGES, मेनिंजेस या मेनिंग्स कहलाती है। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है सर। चलिए, ये 70,000 वाला थॉट लिखाया था, तो सर इतने थॉट आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, तो इसी से मैं निकाल के लिखा देता हूँ यहाँ पर एक और फैक्ट इसके बारे में, वही जो आपको लिखवाने वाला था कि मस्तिष्क जो ह्यूमन ब्रेन है, मस्तिष्क जो है, बताया था मैं, मस्तिष्क पूरे शरीर का, मस्तिष्क शरीर का, कि ब्रेन जो आपके ह्यूमन बॉडी का, मस्तिष्क शरीर की लगभग 20%, बताया था 20%, 20%, ब्रेन ह्यूमन बॉडी का लगभग 20%, अप्रॉक्सीमेट 20%, अप्रॉक्स 20% ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज का उपयोग करता है। ग्लूकोज का उपयोग करता है। क्योंकि 70,000 थॉट्स आ रहे हैं, तो उतने सारे थॉट्स आ रहे हैं तो भाई ज़्यादा ऊर्जा उसको चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? अब सर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में दहन होता है तो सर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए भी सर्वाधिक ऊर्जा सर ग्लूकोज ऑक्सीजन के मिलने से निर्माण होती है। तो शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उसका 20% ऊर्जा अकेले आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को जरूरत पड़ती है। ये हो गया पहला बात। दूसरा, सर हम भोजन क्यों खाते हैं? सर भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेन को ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है और ग्लूकोज आपके कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट आपके अनाज में मिलती है, ठीक। इसलिए अनाज खाना जरूरी है, समझे? बर्गर फर्गर से नहीं चलेगा काम,
हाँ सर। सर बर्गर भी तो अनाज से बनता है मगर प्रोसेस होके बनता है तो उसमें कम हो जाती है मात्रा। हाँ सर। ऑक्सीजन सर इसलिए सांस लेना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि पता है ऑक्सीजन से मिलके सर एक तो हमारा ऊर्जा भी निर्माण भी होता है और ऑक्सीजन का यूज़ सर ब्रेन भी करता है, तो हमको इसलिए सांस लेना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों से मिलके आपके ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बात वही बताना था। क्लियर हो गया? क्लियर? तो जो आपका ब्रेन है वो ह्यूमन बॉडी का अप्रॉक्सीमेट 20% जो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है यूज़ करता है। ठीक, तो इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया हूँ इंग्लिश में। द ब्रेन यूजेज अबाउट 20% ऑफ बॉडी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक, चलिए हो गया। हाँ सर, आइए इस पे याद रखें सर। जो मेनिंजेस है ना सर, मेनिंजेस मैं आपको दिखाऊंगा मेनिंजेस कहाँ होता है कैसे होता है, उसका आप चिंता मत कीजिए। ये मेनिंजेस को सिर्फ इतना याद रखिएगा, जब आपके दिमाग में आपके मेनिंजेस अगर वायरस से संक्रमित हो जाएगा, वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया, तो उसी की वजह से बोलते हैं कि दिमाग में पानी भर गया। बोलते हैं ना, क्यों? वो कब बोलते हैं? जब आपका मेनिंजेस या मेनिंग्स जो है वो जब किसी वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाएगा, किसी विषाणु या जीवाणु से संक्रमित हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कि सर वो पानी भर गया ब्रेन में आपके। तो याद रखेंगे इस चीज़ को भी। ठीक, तो चलिए वो भी लिख देता हूँ मैं इस मेनिंजेस से लेकर के ही लिख लीजिए उसको भी। कि मस्तिष्क के बैक्टीरिया मतलब जीवाणु ब्रेन के बैक्टीरिया या वायरस माने विषाणु, वायरस या विषाणु से संक्रमित होने पर माने अफेक्टेड होने पर, ठीक, संक्रमित होने पर या इन्फेक्टेड होने पर जो आपका मेनिंजेस है उसको अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ऐसे भी लिखते हैं उसको मेनिंजिस या मेनिंगस बोलते हैं, आपको पता ही है। हाँ सर, होने पर मेनिंगस जो है मेनिंगस का क्षय होता है। क्षय मतलब क्या होगा सर? मेनिंगस का क्षय होगा का मतलब क्या है सर? मेनिंगस जो है उसका लॉस होगा सर। तो लॉस ऑफ मेनिंजेस तो मेनिंजेस का लॉस होता है, याद रखेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप जिससे पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपके दिमाग में पानी की मात्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज बढ़ जाती है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, तो इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? अमाउंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड और जाती हैं और जब पानी भर जाएगा आपके दिमाग में तो क्या होगा भाई? आपको अगर पानी में डुबा दूं, मैं तालाब में डुबा दूं, समुद्र में डुबा दूं, तो आप क्या होंगे सर? मर जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। बस वैसे ही सर। और तंत्रिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, और तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स कार्य करना
बंद कर देती हैं। तो आपके जो न्यूरॉन्स है वो आपके डिसफंक्शनिंग हो जाते हैं या अपने फंक्शनिंग को स्टॉप कर देते हैं। जिसे मानिए जो हुआ पूरा प्रोसेस इसे ही, जिसे आपका मेनिंजाइटिस बीमारी के नाम से आप जानते हैं। मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस बीमारी के रूप में आप जानते हैं, जिसे मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस कहते हैं, याद रखेंगे। तो दिमाग में पानी का भरना, पानी क्यों भरता है सर? वायरस और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। किसमें इन्फेक्शन होता है सर? आपके मेनिंजिस, जो आपको दिमाग को चारों जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उस झिल्ली में वायरस या बैक्टीरिया से आपका इन्फेक्शन होता है, जीवाणु या विषाणु से संक्रमित होता है, तो आपके दिमाग में पानी भर जाता है, जिसे आप बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और एक आप देखते हैं यही आपके सर बीमारी के रूप में आप जानते हैं, जिसका रीज़न क्या होता है? इससे कहते हैं, जिससे इसी के रिजल्ट स्वरूप आदमी का क्या होता है आप देखिए। जिससे दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, तो आप क्या करेंगे सर? पहले सर आप थोड़ा अपंग जैसे होंगे, फिर आप सर एक दिन कोमा में चल जाएंगे, फिर एक दिन सर आप डेथ कर जाएंगे। तो वही चीज़ है। इसलिए मेनिंजाइटिस जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक है। और वो बीमारी में क्या क्या होता है आपको सब समझ में आ गया। जिससे कोमा या मृत्यु भी हो सकती है, जिससे आदमी जो है कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी कर सकता है। क्लियर हो गया? तो चलिए, जब आप इतना मेनिंजेस पढ़ लिए हैं तो आपको मेनिंजेस लेयर का हम दर्शन करवाएंगे, मगर आप लोगों को ये क्लास ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए मैं अपने क्लास को यहीं विराम करता हूँ, आप सबसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ। तो यहीं आप सबसे विराम लेते हैं। ये चलिए मेनिंजेस का कम से कम आपको इमेज दिखा दूँ कि मेनिंजेस कैसे होता है सर। तो आइए, ताकि आपको ध्यान रहे, मेनिंजेस पढ़े हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको अपने दिमाग के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे सर मेनिंजेस कैसा होता है। तो देखिए, स्पष्ट दिख रहा हो किसी इमेज में तो समझ में आए। ठीक, देखिए ये आपका मेनिंजेस है। ये जो पूरा लेयर दिख रहा है ये पूरा मेनिंजेस है। ठीक है ना? ये दिख रहा है दिमाग से, दिमाग के पास देखिए, दिमाग के ऊपर झिल्ली दिख रही है सर। डब्बा को, ये डब्बे को जब जूम किए हैं तो आपको जूम कर दिखाता हूँ मैं। आइए सर, दिमाग के सर परत जैसे, ये सब ब्रेन यहाँ तक तो ब्रेन हो गया सर। ब्रेन के ऊपर से यहाँ तक हमको कुछ लेयर दिखाई दे रहा है। उस लेयर में आप देखिए क्या क्या है। तो ये देखिए, दिमाग के पहले ये दिमाग है। दिमाग के पहले सबसे पहले सर, दिमाग के सबसे पहले जो लेयर है उसे आप जान रहे, देखिए पिया मैटर के रूप में। ठीक, जो ग्रीन कलर का भरा हुआ ये पिया मैटर है। हाँ सर। सर ये जो बीच लाल लाल जैसा दिख रहा है सर, दारी क्रैक जैसा हुआ है सर आपके आर्कनॉइड। क्लियर हुआ? हाँ सर, आर्कनॉइड है। ठीक है सर। सर आर्कनॉइड के ऊपर सर आपका ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर, जैसे यहाँ पिया मैटर है और सर ड्यूरा मैटर है। और सर हमारा हड्डी का है, उसके ड्यूरा मैटर के ऊपर आपका स्कल है। क्या है सर? स्कल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्कल के बाद सबसे पहला लेयर कौन सा आता है? और ये जो ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड और पिया मैटर है, ये तीनों मिला करके आपका बनता है मेनिंजेस या मेनिंजिस। क्लियर हुआ? हाँ सर। और पूछेगा स्कल के सबसे पहले कौन सा लेयर पड़ता है? तो मेनिंजेस को और खोल के पूछ लिया तब तक सर दिमाग के बाद एक तरल पदार्थ जैसा होता है सर, एक लिक्विड जैसा चीज़ पाया जाता है जिसे बोलते हैं
ड्यूरामेटर। सर क्यों? क्योंकि हमारे सर को सर ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबा चलने वाला होना चाहिए, इसलिए ड्यूरामेटर। अब आपको याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। ड्यूरामेटर के बाद जो अगली लेयर है मेनिंजेस की, वो है आपके आर्कनॉइड। आर्क क्यों? देखिए अलग अलग आर्क, जैसे आर्क बना हुआ है सर, आर्क बना हुआ है, अलग अलग आर्क बना हुआ है, इसलिए आर्कनॉइड। ठीक है सर। और लास्ट में सर क्योंकि आपको आपके दिल से, आपके दिमाग से आपको बहुत प्यार है, तो प्यार है तो क्या बोलेंगे आप? पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। तो दिमाग जो है आपको, वो आपका पिया है, आपका प्यार है, इसलिए लिखेंगे पिया मैटर। तो हो गया आपका DAP, ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड, पिया मैटर। आपको उम्मीद करता हूँ मेनिंजेस के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी हो गई, उसकी कौन लेयर पाई जाती है, उसमें क्या क्या होता है, इतना आप समझ गए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए इसको यहाँ से लेकर के अगले पेज में ले जाते हैं, और यहाँ इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको लगा देते हैं यहाँ पर हम। ठीक, लिख देते हैं सर आपका ये है मेनिंजेस, मेनिंजेस या मेनिंगेस। ठीक, मेनिंजेस मेम्ब्रेन। आपको रहेगा याद सर ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड, DA और P तीनों को मिला करके बनता है सर आपका M4 मेनिंजेस। M4 मेनिंजेस क्लियर हो गया? हाँ सर M4 मेनिंजेस। अब आपको याद रहेगा? हाँ सर। पूछेगा आपके दिमाग के बाद सबसे पहला लेयर कौन सा है? सर पिया मैटर, क्योंकि आपको दिमाग से बहुत प्यार है तो पिया पिया गाना गाएंगे। सर बीच में उनके आर्क जैसे संरचना, सर लाल लाल आर्क बना हुआ है तो आर्कनॉइड। और सर ऊपर में उसके सर ड्यूरा मैटर है, क्योंकि ड्यूरेबल रखना है, और उसके ऊपर सर हड्डी है। तो हड्डी और आपके दिमाग के बीच में देख रहे हैं कितना लेयर है? सर हड्डी और आपके दिमाग के बीच में 3 लेयर है, DAP का, ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड, पिया मैटर। तो ड्यूरामेटर, पिया मैटर, बीच में आपका आर्किनॉइड। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे और वहाँ आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। उम्मीद करता हूँ आपको आपके दिमाग के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य आज जानने मिली होंगी, और उनको याद भी करवा दिया हम क्लास में ही। आपको याद भी हो गया, समझ में भी आ गया उनका वैल्यू क्या है, महत्व क्या है, और आपके दिमाग को इतना बचा के क्यों रखना जरूरी है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट से मेरी इस मेहनत को और ज़्यादा सराहना दीजिए।